आज कॉलोजियम के बारे में तो समझेंगे ही, साथ ही और भी अदर एलिमेंट्स के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, और कोशिश करेंगे कि रोमन आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम पढ़। रोमन्स ने कंक्रीट क्यों इन्वेंट किया? ये ग्रीक आर्किटेक्चर और इट्रस्कन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। रोमन्स ने किस किस टाइप की बिल्डिंग बनाई? कि रोमन आर्किटेक्चर में 5 कॉलम्स का यूज किया गया। वॉल्स क्या है? काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है कि सर आर्च क्या है, सर वॉल्ट क्या है, सर दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को बिल्डिंग्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हो, बिल्डिंग्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हो, तो लॉन्ग टाइम तक ये आपकी मेमोरी में रहती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी। आई एम आर्किटेक्ट फारूक खान। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हो कि अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड आर्किटेक्चर। गाइज, इस सीरीज में हम ऑलरेडी काफी सारे एपिसोड्स अपलोड कर चुके हैं और आज के हमारे इस एपिसोड का नाम है रोमन आर्किटेक्चर। और अगर आपने इस एपिसोड से पहले के हमारे एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप जल्दी से जाकर हमारे इस सीरीज के उन प्रीवियस एपिसोड्स को देख लो, क्योंकि ये एक सीरीज है और हर एक एपिसोड दूसरे एपिसोड से लिंक करता है। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियोस को मिस ना कर पाओ। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलिए गाइज, अब हम पढ़ते हैं रोमन आर्किटेक्चर के बारे में। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हो कि हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी लोगों को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है। अगर आप हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को बिल्डिंग्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हो, बिल्डिंग्स के थ्रू याद करने की कोशिश करते हो, तो लॉन्ग टाइम तक ये आपकी मेमोरी में रहती है। तो चलिए अब बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं रोमन आर्किटेक्चर के बारे में। तो गाइस, जैसा कि आप ये बिल्डिंग देख सकते हो, ये स्ट्रक्चर का मैंने एक फोटो लगाया हुआ है। तो गाइस, इस स्ट्रक्चर का नाम है कॉलोजियम और ये रोम में है। अब इसकी फोटो मैंने यहाँ पे क्यों लगाई है? देखिए, जो भी हमारा स्टाइल होता है, जैसे इस स्टाइल का हमारा नाम है रोमन आर्किटेक्चर, ठीक है? तो ये रोमन्स का स्टाइल है। अगर आप इसको किसी और तरीके से समझोगे तो ये आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा और आप कुछ टाइम के बाद इसको भूल जाओगे। बट अगर आप बिल्डिंग्स के थ्रू हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर को याद रखने की कोशिश करते हो तो आप लंबे टाइम तक सारे एलिमेंट्स को भी याद रखोगे, बिल्डिंग्स भी याद रहेंगी और उस आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में आपको सब कुछ याद रहेगा। तो चलिए, आज कॉलोजियम के बारे में तो समझेंगे ही, साथ ही और भी अदर एलिमेंट्स के बारे में, ऑर्डर्स के बारे में, और कोशिश करेंगे कि रोमन आर्किटेक्चर के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम पढ़ पाएं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो कि इस स्लाइड में मैंने डिफरेंट मैप्स लगाए हैं, ठीक है? तो अब ये जो मैप्स है ये किस चीज को डिनोट करते हैं? तो आप देखोगे कि जो रोमन एम्पायर है, आपका, वो हर डिफरेंट टाइम में उसका कहां पर उसका एम्पायर फैला हुआ है, ठीक है? तो बेसिकली आप देख सकते हो जैसे 486 एडी का ये मैप है, 200 बीसी का ये मैप है एंड 350 बीसी में। तो बेसिकली किस किस टाइम में रोमन आर्किटेक्चर का, रोमन एम्पायर कहां पर था, ठीक है? कितना वक्त के साथ कहां तक वो बढ़ा, कितना इंक्रीज हुआ और कहां तक फैला। तो चलिए, अगर हम बात करें रोमन आर्किटेक्चर की, तो अगर इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये ग्रीक आर्किटेक्चर और इट्रस्कन स्टाइल से इंस्पायर्ड है। तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि जैसे कि हमने ग्रीक आर्किटेक्चर में ऑर्डर्स के बारे में बात की थी, डोरिक, आयोनिक, कोरिंथियन ऑर्डर्स की, तो ऐसे ही रोमन्स ने उनके ऑर्डर से इंस्पायर होके काफी ऑर्डर्स भी बनाए, यानी कि 2 नए और उन्होंने ऑर्डर्स बनाए जिसका नाम था टस्कन एंड कंपोजिट। उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है? तो सिंपल से वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि रोमन आर्किटेक्चर ग्रीक और इट्रस्कन स्टाइल से इंस्पायर्ड था, ठीक है? अब सेकंड, अगर हम इनोवेशंस की बात करें तो इसमें वॉल्स की इनोवेशन हुई, आर्चेस की इनोवेशन हुई और इसके साथ ही डोम्स की भी। तो आप कह सकते हैं कि इसके जो की फीचर्स हैं वो हैं आर्चेस, रोमन आर्चेस के बारे में हम पढ़ेंगे, वॉल्स के बारे में पढ़ेंगे एंड डोम्स एंड कॉलम्स के बारे में भी, ठीक है? अब इसके साथ ही एक और ऐसी बिल्डिंग, एक और ऐसा स्ट्रक्चर जो काफी ज्यादा फेमस है रोमन आर्किटेक्चर का, दैट इज एक्वेडक्ट्स।
सारी बिल्डिंग्स को, सारे एलिमेंट्स को, सारे फीचर्स को बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे आने वाली स्लाइड्स में। तो देखिए, अब रोमन आर्किटेक्चर का बेसिकली जो भी मॉन्यूमेंट्स बने, स्ट्रक्चर बने, उनसे इंस्पायर्ड होकर ही आज भी काफी सारे मॉडर्न बिल्डिंग्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं के प्रिंसिपल्स को हम आज भी फॉलो करते हैं। काफी सारे डोम्स हैं जो रोमन डोम से इंस्पायर्ड है, काफी सारी आर्चेज हैं जो रोमन आर्चेज से इंस्पायर्ड है। तो गाइस अब हम बात करेंगे टाइपोलॉजी की, यानी बिल्डिंग टाइपोलॉजी के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हो कि कोई भी आर्किटेक्चर स्टाइल होता है तो उसमें कोई एक टाइप की बिल्डिंग नहीं बनती, तो काफी डिफरेंट टाइप्स की बिल्डिंग बनती है। तो यहां हम पढ़ रहे हैं रोमन आर्किटेक्चरल टाइपोलॉजी को, यानी कि रोमन्स ने किस किस टाइप की बिल्डिंग बनाई। जैसे कि आप जानते हो कि टेम्पल्स तो बनाए ही हैं, ठीक है, तो रिलीजियस बिल्डिंग्स उन्होंने बनाई, सेकंड सिविल बिल्डिंग्स बनाई, एंड थर्ड आपका इंजीनियरिंग वर्क्स भी उन्होंने कुछ किए। अब देखिए, रिलीजियस बिल्डिंग्स में आपका आएगा जैसे कि टेम्पल्स, ठीक है, जहां पर रोमन्स पूजा करते थे, एंड सेकंड सिविल बिल्डिंग्स। अब सिविल बिल्डिंग्स में आपका क्या आएगा, जैसे आपकी पब्लिक बिल्डिंग्स होंगी, जैसे बेसिलिकास, बाथ्स का मतलब बेसिकली ये एक पब्लिक बाथ था, यानी कि स्नानघर, नहाने की जगह, एंड स्पेक्टिकल्स जैसे कि आपके थिएटर्स, एम्पी थिएटर्स, जैसे कि अभी हमने कोलोजियम की पिक्चर को देखा था, तो कोलोजियम क्या है, एक एम्पी थिएटर है, ठीक है, सर्कसेस, उसके बाद कमेमोरेटिव यानी कि ट्रायम्फल आर्चेस, कॉलम्स, इसके साथ ही टूम्स यानी कि फ्यूनररी, ठीक है। अब हम बात करें इंजीनियर वर्क्स की, तो ब्रिजेस उन्होंने काफी सारे बनाए, रोमन ब्रिजेस काफी फेमस है, एंड एक्वेडक्ट्स भी। अब हम इन सबको थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूं कि ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज द रोमन ब्रिज, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने रोमन ब्रिजेस बनाए, ठीक है। अब ये क्या है, दिस इज एक्वेडक्ट्स, ठीक है। तो गाइस इस स्लाइड में हम बात करेंगे रोमन आर्किटेक्चर की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हो कि हमने लास्ट एपिसोड में हमने 3 ऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था जो हमने ग्रीक आर्किटेक्चर में पढ़े, और उनका नाम था डोरिक ऑर्डर, आयोनिक ऑर्डर एंड कॉरिंथियन ऑर्डर। बट जब हम बात करते हैं रोमन आर्किटेक्चर की, तो रोमन आर्किटेक्चर ने ग्रीक से इंस्पायर्ड होके पहले के जो 3 कॉलम्स थे उनको तो यूज किया ही किया अपनी बिल्डिंग में, बट 2 नए ऑर्डर भी उन्होंने यूज किए, यानी कि बनाए, उनको इन्वेंट किया, और उन 2 नए ऑर्डर्स का नाम था टस्कन ऑर्डर एंड द कॉम्पोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप कह सकते हो सिंपल वर्ड्स में कि रोमन आर्किटेक्चर में 5 कॉलम्स का यूज किया गया, डोरिक, आयोनिक, कॉरिंथियन, टस्कन एंड कंपोजिट। देन रोमन ऑर्डर्स के बारे में ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, जितने भी कॉलम्स इन्होंने बेसिकली यूज किए। अब एंटाब्लेचर क्या है, एंटाब्लेचर जो आपके कॉलम के ऊपर आएगा, यानी कि AFC, आर्काइट्रेव, फ्रीज एंड कॉर्निश, हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी। इसके ऊपर 3 हमारे बीम्स होते हैं जिनके नाम ये होते हैं। सेकेंड है आपका इन्वेंशन ऑफ कंक्रीट, कि रोमन्स ने कंक्रीट को इन्वेंट किया। तो गाइस पहली बात तो ये कि रोमन्स ने कंक्रीट क्यों इन्वेंट किया, क्या इसकी ऐसी जरूरत आई जो रोमन्स ने कंक्रीट को इन्वेंट किया। तो गाइस उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। पहली बात तो ये कि ब्रिक्स और स्टोन, इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम इन्हें कोई भी शेप देना चाहें तो हम इनको एक सर्टेन लिमिट तक की शेप दे सकते हैं, लेकिन कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल था जिसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं, और ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी एकदम परफेक्ट मटेरियल था। क्लियर? तो ये काफी एक ड्यूरेबल मटेरियल था और वर्सटाइल मटेरियल आप इसको कह सकते हो। तो बेसिकली रोमन्स को क्रेडिट जाता है इन्वेंशन ऑफ कंक्रीट का। एंड द थर्ड इज आर्चेस एंड वॉल्स। रोमन आर्किटेक्चर में आर्चेस और वॉल्स का भी काफी यूज किया गया। ऑलमोस्ट इनके सारे स्ट्रक्चर्स में हमें आर्चेस एंड वॉल्स देखने को मिलती हैं। जैसे कॉलोजियम रोम में अगर आप देखोगे तो आपको आर्चेस देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो बेसिकली आपका आर्चेस है और ये जो वॉल्स हैं, बेसिकली इनका यूज क्या है। देखिए आर्चेस और वॉल्स डिटेल में अभी हम कवर करने वाले हैं, बट अगर मैं आपको एक सिंपली तरीके से समझाऊं तो जब कभी भी स्पान ज्यादा होता है, अब स्पान क्या है,
बेसिकली दो कॉलम्स के बीच की दूरी, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू कॉलम्स, या फिर कोई दो वॉल्स जिनके बीच में डिस्टेंस हो, तो उस डिस्टेंस को हम कहते हैं स्पान। और जब आपका स्पान ज्यादा होता है, मान लीजिए कि आप एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, चलिए इसी हम ब्रिज को ले लेते हैं, इसी एक्वेडक्ट को हम ले लेते हैं। अब ये मान लीजिए कि इन दो के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लीजिए है आपका है 5 मीटर, या फिर आपका 7 मीटर, या फिर आपका 10 मीटर। तो जब स्पान काफी ज्यादा होता है तो उस स्पान को कवर करने के लिए हम बनाते हैं रोमन आर्चेस। क्लियर? और इसी तरीके से जो बेसिलिकास थी, जो चर्चेस थे, उनमें बनाया गया आपका वॉल्स। नेक्स्ट पर आ जाते हैं डोम्स। तो रोमन आर्किटेक्चर में डोम्स कहां पर यूज किए गए? तो सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे कि आपने एक बिल्डिंग देखी होगी, आपने सुना भी होगा पैंथियन। ठीक है, पैंथियन एक बिल्डिंग है जो काफी ज्यादा फेमस है और उसके बैक साइड में आपको एक डोम देखने को मिलता है। तो आप इसमें अगर एक रूफ बनाना चाहते हो जो सर्कुलर रूफ हो, तो आप वहां पे डोम बना सकते हो। तो रोमन आर्किटेक्चर में डोम्स का भी काफी यूज किया गया। नेक्स्ट वी हैव एक्वेडक्ट्स। अब ये एक्वेडक्ट्स क्या होते हैं? तो गाइस देखिए, हुआ ये था कि रोमन्स के टाइम में एक वाटर बॉडी थी और वो वाटर बॉडी सेटलमेंट से काफी ज्यादा दूर थी, यानी कि उनके बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा थी। सेटलमेंट तक पानी को लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चैलेंज थी, बहुत बड़ी चुनौती थी। अब उस चुनौती को दूर करने के लिए बनाए गए ये एक्वेडक्ट्स। ठीक है, बेसिकली इसके ऊपर एक चैनल होती है जिसमें वाटर फ्लो होकर सेटलमेंट तक पहुंचता है और ये ग्रेविटी ड्रिवन होता है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से वाटर फ्लो होता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर। तो ये था आपका एक्वेडक्ट। तो आप कह सकते हो कि दिस वाज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, पानी को एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने का सिस्टम। तो गाइस नेक्स्ट वी हैव वॉल्स एंड रोड्स। अगर आप रोमन आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स को देखते हो तो आप देखोगे कि रोमन्स ने काफी ज्यादा एडवांस रोड्स बनाई, काफी सारी लेयर्स में इन्होंने रोड्स को क्रिएट करने की कोशिश की। कोई एक सिंपल लेयर में इन्होंने रोड को नहीं बनाया। आज आप जानते हो कि आज हम मॉडर्न वर्ल्ड में जी रहे हैं और काफी सारी एडवांस टेक्निक्स आ चुकी हैं और हम देखते हैं कि लेयर बाय लेयर हम रोड्स को क्रिएट करते हैं ताकि वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल हो, और वो टेक्निक आपको रोमन्स के टाइम में भी देखने को मिलती है। तो इन अ नटशेल वी कैन से दैट रोमन्स इन्वेंटेड दीज वॉल्स. They are credited for the invention of concrete. This is the Roman concrete. This is an example. And they are also given credit for these 5 orders: Doric, Ionic, Corinthian, Tuscan and Composite. ठीक है, क्योंकि पांचों का उन्होंने यूज किया। एंड 3 ऑर्डर वो ऑलरेडी ले चुके थे आपके ग्रीक आर्किटेक्चर से। इसके साथ ही एक्वेडक्ट्स, तो एक्वेडक्ट्स भी उन्होंने बनाए। तो ये सारे आपके फीचर्स थे रोमन आर्किटेक्चर के बारे में। ठीक है, तो नाउ वी विल टॉक अबाउट द रोमन ऑर्डर्स इन डिटेल, क्योंकि अभी तक हमने बात की कि ऑर्डर्स कितने टाइप्स के थे, उनके नाम क्या थे, बट हमने उनके अंदर के एलिमेंट्स को नहीं देखा। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि जो रोमन ऑर्डर्स थे उनमें क्या नई चीजें ऐड हुई, कौन कौन से उनके फीचर्स थे। तो क्योंकि ऑलरेडी हम 3 ऑर्डर्स के बारे में अपनी प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, जो कि ग्रीक ऑर्डर्स थे, डोरिक, आयोनिक एंड कोरिंथियन, बट अब हम यहां पर केवल 2 नए ऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे जो कंप्लीटली इन्वेंट किए या बनाए रोमन्स ने। द फर्स्ट इज टस्कन ऑर्डर। अब देखिए, अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब एक स्टाइल होता है तो वो दूसरे स्टाइल से इंस्पिरेशन लेता है या उसी को कुछ मॉडिफाई करके कुछ नया बनाता है। ठीक है, कंप्लीटली एकदम ब्रांड न्यू बनाना, एलिमेंट बनाना, दैट इज नॉट पॉसिबल। किसी भी सिविलाइजेशन के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। तो जनरली होता क्या है कि पुरानी बिल्डिंग से या पुराने एलिमेंट्स को ही हम मॉडिफाई करते हैं, उनको इंप्रूव करते हैं और कुछ नया रूप देकर हम उन्हें अपने इस्तेमाल में लाते हैं। तो गाइस दिस इज योर रोमन टस्कन ऑर्डर। ठीक है, ये आपका रोमन टस्कन ऑर्डर है। अब देखिए, अब टस्कन ऑर्डर में अगर आप देखोगे तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, बेस। ठीक है, तो बेस आपको देखने को मिलता है, लेकिन डोरिक की अगर हम बात करें तो डोरिक में बेस नहीं था। यानी कि इन्होंने क्या किया कि रोमन्स ऐसा कॉलम बनाना चाहते थे जो डोरिक से भी सिंपल हो बट थोड़ा सा स्टेबिलिटी में ज्यादा अच्छा हो।
क्योंकि रोमन्स के जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देखोगे काफी मजबूत, ड्यूरेबल और स्टेबल देखने को आपको मिलते हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, बेस बनाया। अब बेस के बाद उन्होंने क्या किया, शाफ्ट। ठीक है, इसमें आप सिंपली देख सकते हो, दिस इज द बेस, दिस इज द शाफ्ट एंड दिस इज द कैपिटल। ठीक है, अब देखिए अगर हम बेस की बात करें तो जनरली बेस आपको देखने को मिलता है। शाफ्ट की अगर हम बात करें तो आप देखोगे शाफ्ट के अंदर आपको फ्लूट्स देखने को नहीं मिलती। ठीक है, तो फ्लूट्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं, क्योंकि अगर आप डोरिक की बात करोगे तो डोरिक में आपको फ्लूट्स देखने को मिलते थे, बट आपको बेस देखने को नहीं मिलता था। बट रोमन आर्किटेक्चर में आपको बेस देखने को मिलेगा, बट फ्लूट्स आपको देखने को नहीं मिलती हैं। तो इन अ नटशेल वी कैन से कि आपको टस्कन ऑर्डर में फ्लूट्स देखने को नहीं मिलते हैं। क्लियर? एंड इसके बाद ये आपका कैपिटल, एंड देन वी हैव आर्काइट्री। तो अब हम इनके थोड़े से पार्ट्स को थोड़ा और डिटेल में हम देख लेते हैं। तो आप देखोगे, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि आप इसको 3 बीम्स में डिवाइड करके चलिए। अगर आपको इजीली सिंपल ये याद रखना है तो आपको फर्स्ट बैंड मान लीजिए, इसको सेकंड और इसको थर्ड, क्योंकि एग्जाम में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आप कंफ्यूजन क्रिएट करोगे तो एग्जाम में भी गलत करके आओगे। तो आपको क्या करना है, इसको 3 बैंड्स में आप डिवाइड करो, यानी या फिर आप बीम भी बोल सकते हो। अब देखिए, अब फर्स्ट इज योर ए, दिस इज कॉल्ड आर्काइट ट्रे। क्लियर? एंड सेकेंड द मिडिल वन, दिस वन। अब ये जो आपका सेंटर में, दिस इज योर फ्रीज। क्लियर? अब थर्ड आपका जो बैंड है टॉप पर, दैट इज योर कॉर्निश। तो इसको हम लोग बोलते हैं ए आर्काइट ट्रे, सेकेंड फ्रीज एंड देन कॉर्निश। सो दिस इज योर AFC, इट मीन्स दिस इज योर एंटाब्लेचर। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करेंगे इसके कुछ पार्ट्स की, यानी इसकी कैपिटल की। ठीक है, क्लियर? अभी आप ऑलरेडी जानते हो कि दिस इज योर कैपिटल। अब इस कैपिटल में क्या क्या है, सबसे ऊपर जो आपका रेक्टेंगुलर शेप में, यहां से अगर आप देख रहे हो तो रेक्टेंगल में, बट टॉप से आप देखोगे तो जनरली आपको स्क्वायर शेप में मिलेगा। सो दिस इज कॉल्ड एबेकस। ठीक है, अब एबेकस के नीचे, ठीक नीचे जो पार्ट है, दिस इज योर एकिनस। ठीक है, दिस इज योर एकिनस। देन वी हैव एन्युलेट्स, then we have this part necking, and then the last one we have astragal. Clear? So these are the parts of a Tuscan order. And now if you see the plan of a Roman Tuscan order, so you can see that it is proper a circle. So it is a circular order. एग्जाम में ये वाली फोटो देखोगे, ठीक है, कोई भी आप फोटो देखोगे, एक फीचर आपको याद रखना है जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सको। तो आपका पहला फीचर ये है कि जब आप इस ऑर्डर को देखते हो, तो आप देखोगे कि इस ऑर्डर की जो शाफ्ट है उसमें आपको कोई भी वॉल्यूट्स नहीं दिखते। ठीक है, अब जब वॉल्यूट्स नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि दैट इज योर टस्कन ऑर्डर, कि वो क्या है आपका, वो आपका टस्कन ऑर्डर है। क्लियर? अब ये जो पार्ट्स है, लाइक ये इतना डिटेल में आपको याद रखने की इनकी जरूरत नहीं है। जनरली आइडेंटिफिकेशन बेस्ड इस पर क्वेश्चन आते हैं कि इसको आइडेंटिफाई कीजिए, इसका नाम क्या है। क्लियर? सो दिस इज योर टस्कन ऑर्डर। क्यों? क्योंकि आपको इसमें कोई भी फ्लूट्स देखने को नहीं मिलती। नाउ इसके पार्ट्स को भी देख लेते हैं। तो जो आपका टॉप पर पार्ट है, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है, दिस इज योर एबेकस। ठीक है, एबेकस के नीचे जो आपको कर्व शेप में एक और आपको एलिमेंट दिख रहा है, दिस इज योर एकिनस। एकिनस के नीचे आपको मिलेगा नेकिंग। क्लियर? ये आपका नेकिंग, एंड देन वी हैव एस्ट्रिकल। क्लियर? एस्ट्रिकल के नीचे आपको देखने को मिलता है कॉलम। तो याद रखोगे आप सभी कि एबेकस, एकिनस, नेकिंग एंड एस्ट्रिकल, ये सभी आपके ऑर्डर्स के पार्ट्स होते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब हम बात करेंगे आपके इस ऑर्डर की। मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि इसको आइडेंटिफाई करिए, तो अब इसको आइडेंटिफाई आप कैसे कर सकते हो? इसको आइडेंटिफाई करने का सिंपल सा तरीका है कि आप इसकी कैपिटल को देखिए। ठीक है, जब आप इसकी कैपिटल को देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि इसकी कैपिटल काफी सिंपल है। क्लियर?
तो जब आपने टस्कन की कैपिटल देखी तो आपको प्रॉपर एक कर्व दिखता है, ठीक है, बट जब आप इसकी कैपिटल देखो दिस इज नॉट प्रॉपर कर्व, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइनेशन आपको दिखेगा, क्लियर, और बहुत ही सिंपल होती है। एंड सेकेंड, आपको इसमें फ्लूट्स देखने को मिलते हैं। तो टस्कन तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसके अंदर फ्लूट्स है, और कैपिटल इसकी सिंपल है, तो ये कौन सा हुआ, दिस इज योर डोरिक ऑर्डर। ये ट्रिक तब काम करेगी जब आप इसको लाइक कैपिटल को देख पा रहे हो, ठीक है, क्योंकि अगर फुल इमेज दी जाती, इसकी प्रॉपर पूरी इमेज होती, तो आप देख लेते कि बेस नहीं है, सो दिस इज योर डोरिक। अब जैसे मान लीजिए आपको ये एग्जाम में ये फोटो आपको दी गई, ठीक है, तो टॉप से आप इसको मान लीजिए नहीं पहचान पा रहे हो कि ये कौन सा हमारा ऑर्डर है, बट जब आपने ये देखा कि इसमें कोई बेस नहीं है, तो आप समझ गए दिस इज योर डोरिक, क्योंकि डोरिक ऑर्डर्स में कोई भी बेस प्रोवाइड नहीं करवाया जाता था। अब टस्कन में आपको क्या था, टस्कन में आपकी कोई भी फ्लूट्स नहीं होते। और अगर हम बात करें आयोनिक की, तो आयोनिक में आप जानते हो कि आपको इसको फ्लूट से आपको इसको पहचानना होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉरिंथियन ऑर्डर की। तो कॉरिंथियन ऑर्डर में आप जानते हो कि इसमें आपको एक्यांथस लीव्स देखने को मिलती है। तो ये जो आपकी लीव्स हैं दे आर योर एक्यांथस लीव्स। तो इसको इजीली देख के आप समझ सकते हो कि दिस इज योर कॉरिंथियन। नेक्स्ट एंड द लास्ट वी हैव कॉम्पोजिट ऑर्डर। अब कॉम्पोजिट ऑर्डर में आपको क्या होगा कि आपको वॉल्यूट्स भी देखने को मिलेगा और आपको एक्यांथस लीव्स भी देखने को मिलती है, ठीक है, क्लियर। इसमें आपको दोनों देखने को मिलता है। तो चलिए इसके साथ ही आप एक चीज और देख सकते हो कि ऑलमोस्ट 20 के आसपास जनरली इनमें फ्लूट्स आपको देखने को मिलती है। अगर हम बात करें कॉम्पोजिट ऑर्डर की तो फ्लूट्स कितना है 20 नंबर्स। अगर हम बात करें कॉरिंथियन ऑर्डर की 24 नंबर्स। अगर हम बात करें आयोनिक की तो 24 नंबर्स फ्लूट्स, क्लियर। तो यानी कि आपका आयोनिक, कॉरिंथियन और कंपोजिट, इसमें आपकी कितना नंबर्स है फ्लूट्स का 24 फ्लूट्स आपको देखने को मिल जाती है। अब आपका बचा है आपका डोरिक ऑर्डर, ठीक है। टस्कन में तो आपका फ्लूट्स होता ही नहीं है, तो आपको याद ही नहीं रखना कि सर कितनी फ्लूट्स होती हैं, पर डोरिक ऑर्डर में आप याद रखोगे कि 20 नंबर्स। क्यों? क्योंकि सिंपल बनाना है तो कम से कम फ्लूट्स लगा रहे हैं, सो दैट इज 20। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि डोरिक सिंपल है तो सबसे कम इसमें फ्लूट्स लगाएंगे 20 फ्लूट्स, बाकी सब में 24 एंड 24 फ्लूट्स आपको देखने को मिलती हैं। अब देखिए, अब इसमें आपको आयोनिक ऑर्डर में अगर हम बात करें तो आपको आयोनिक ऑर्डर में हमने बताया था कि वॉल्यूट्स, ठीक है। तो आयोनिक ऑर्डर में आपको वॉल्यूट्स देखने को मिलते हैं और ये एक फेमिनिन बॉडी को रिप्रेजेंट करती है, आपको ऑलरेडी हमने बताया था, क्लियर। तो वॉल्यूट को आप लोग रोजेट भी बोल सकते हैं, क्लियर। तो कभी कभी एग्जाम में लाइक रोजेट वर्ड आ जाए तो समझ जाइएगा कि इट इज टॉकिंग अबाउट वॉल्यूट्स। तो चलिए गाइस, अब हम इस स्लाइड में बात करेंगे कंक्रीट के बारे में, यानी कि रोमन कंक्रीट के बारे में। तो ये जो आपको दिख रहा है दिस इज द रोमन कंक्रीट। अब रोमन कंक्रीट इतना फेमस क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि रोमन कंक्रीट एक ऐसा मटेरियल मिल गया रोमन्स को कि वाटर लॉक स्ट्रक्चर्स भी बनाने लगे, अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स भी बनाने लगे। अब देखिए, तो 2nd सेंचुरी BC में इन्होंने रोमन कंक्रीट को इन्वेंट कर लिया, ठीक है। अब ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि स्टोन और ब्रिक्स के कुछ लिमिट्स होते हैं। ब्रिक्स और स्टोन को आप जनरली एक लिमिट तक यूज कर सकते हो। शेप देने की बात आए या ड्यूरेबिलिटी की बात आए तो वो आप एक लिमिटेशंस तक ही कर सकते हो। बट अगर हम बात करें रोमन कंक्रीट की, इसकी बेसिकली कोई लिमिट नहीं है। इसको अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी यूज किया जा सकता था, इसीलिए उन्होंने इसका यूज भी किया। तो चलिए अब इसके कंपोनेंट्स हम देख लेते हैं कि अगर हमें रोमन कंक्रीट बनाया हुआ मिला तो उसके अंदर क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, वो क्या क्या ऑलरेडी इसमें मिलाते थे। तो इसमें आपको पोज़ोलाना देखने को मिलता है। अब पोज़ोलाना क्या है आपका बेसिकली वॉल्केनिक आश, जैसे कि अभी हम लोग यूज करते हैं फ्लाई ऐश, तो ऐसे ही आपका वॉल्केनिक ऐश, ये क्या है आपका पोज़ोलाना, क्लियर। एंड नेक्स्ट वी हैव लाइम। अब लाइम का काम क्या है? देखिए लाइम जो बेसिकली है वो आपको किससे मिलता है? लाइमस्टोन। तो अब इस लाइम का यूज कहाँ किया जाता है? तो गाइस देखिए, लाइम एक बाइंडिंग मटेरियल है, यानी कि ये चीजों को जोड़ने के काम में आता है। हमें पता है कि जब सीमेंट नहीं था तब हम लोग
किसी भी ब्रिक वॉल को बनाने के लिए या कोई भी स्ट्रक्चर बनाते थे तब हम यूज करते थे लाइम का। जैसे कि फॉर एग्जांपल ताजमहल को बनाने के लिए यूज किया गया बाइंडिंग मटेरियल लाइम। क्लियर? तो लाइम स्टोन से आप लाइम ले सकते हो, तो वो भी इन्होंने यूज किया। नेक्स्ट एग्रीगेट्स, जैसे कि सैंड, स्टोन, पॉटरी, इन सबको इन्होंने एग्रीगेट्स के तौर पर यूज किया। एंड देन फाइनल वाटर। तो बेसिकली दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द रोमन कंक्रीट। बेनिफिट्स क्या है? ड्यूरेबल है, फ्लेक्सिबल है, जो चाहे वो आप शेप दे सकते हैं, कर्व शेप दे सकते हैं, किसी भी शेप में आप बना सकते हैं। क्लियर? अब एग्जाम्पल्स, कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जहां पर रोमन्स ने अपने कंक्रीट का यूज किया। तो देखिए, पैंथियन में आपको यूज देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि जो इन्होंने अनरीइंफोर्स्ड डोम बनाया। अगर आपने पैंथियन का डोम देखा होगा तो आपने देखा होगा कि काफी बड़ा है, ठीक है, डायमेंशन अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो पैंथियन का डोम अपने आप में काफी बड़ा है, और ऐसे डोम को विदाउट रीइंफोर्समेंट बनाना, रीइंफोर्समेंट मतलब कि बिना सरिया के, बिना कोई रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड किए बनाना बहुत ही चैलेंजिंग काम है। तो इसीलिए इसको लार्जेस्ट अनरीइंफोर्स्ड डोम के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखेंगे, पैंथियन रोमन कंक्रीट से बना हुआ अनरीइंफोर्समेंट डोम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कोलोसियम की, तो कोलोसियम क्या है? कोलोसियम एक स्टेडियम की जैसी एक बिल्डिंग है जिसके अंदर 80,000 स्पेक्टेटर्स एक साथ बैठ सकते थे। तो सोचिए उस टाइम पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना जिसमें 80,000 स्पेक्टेटर्स बैठते हो, तो वो कोई आम बात नहीं थी। और वो सब पॉसिबल हुआ इस रोमन कंक्रीट की वजह से। तो रोमन कंक्रीट को इन्होंने बेसिकली हार्बर बनाने के लिए भी यूज किया। सी शोर पर जो भी स्ट्रक्चर्स बनते थे उसमें भी इन्होंने रोमन कंक्रीट का यूज किया। नेक्स्ट एक्वेडक्ट्स, एक्वेडक्ट्स को बनाने के लिए भी रोमन कंक्रीट का यूज किया। ऑलरेडी काफी बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे कौन कौन से एक्वेडक्ट्स हैं। एक्वा क्लॉडिया, ठीक है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। एंड नेक्स्ट हार्बर्स, हार्बर्स की अगर हम बात करें, ससेरिया मैरिटिमा एक बहुत ही फेमस हार्बर है रोमन्स के द्वारा जिसको बनाया गया था। अब हम बात करेंगे रोमन आर्चेस के बारे में, ठीक है। अब रोमन आर्चेस बेसिकली क्या थी आपको ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि रोमन आर्चेस लार्ज स्पान्स को कवर करने की बेसिकली एक टेक्निक थी। अब जैसे मान लीजिए ये दो आपके कॉलम्स हैं, इनके बीच में मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 मीटर आपका स्पान है, यानी दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है 10 मीटर। तो इसको कवर करने के लिए वी यूज्ड रोमन आर्चेस। क्लियर? और ये देखिए आपको एक्वेडक्ट्स में भी आपको रोमन आर्चेस देखने को मिलते हैं। तो ये सब क्या है आपके, दीज आर ऑल द रोमन आर्चेस। क्लियर? अब देखिए, अब इस आर्च के, रोमन आर्च के कुछ फीचर्स के बारे में बात करेंगे। तो की स्टोन, अब की स्टोन क्या चीज है? देखिए, की स्टोन बेसिकली वो स्टोन है जो किसी भी आर्च के सेंटर में है। जैसे मान लीजिए अगर ये एक आर्च है और इसके सेंटर में ये स्टोन है, तो इस स्टोन को हम बोलेंगे आपका की स्टोन। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका एक आर्च है और इस आर्च में जो स्टोन सेंटर में होगा यहां पर, दैट इज योर की स्टोन। क्लियर? अब देखिए यहां पे ये स्टोन आपका की स्टोन है। क्लियर? अब की स्टोन का पर्पस क्या है? तो की स्टोन बेसिकली इसको लॉक करता है एक आर्च को। अब देखिए सेकंड है आपका वूजर्स। अब देखिए वूजर्स क्या है, तो चलिए पहले हम एक आर्च बनाते हैं। मान लीजिए मुझे एक आर्च बनाना है, रोमन आर्च, ठीक है। अगर मुझे इस आर्च को बनाना है तो मुझे इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, बेसिकली स्टोन्स लगाने पड़ेंगे। कुछ इस तरीके से मैं स्टोन्स लगाऊंगा। क्लियर? कुछ मैं ऐसे स्टोन्स लगाऊंगा। तो देखिए जब आप कोई भी एक आर्च बनाते हो, ठीक है, कोई भी आप एक आर्च बनाते हो, तब उस आर्च को बनाने के लिए आपको स्टोन्स की जरूरत पड़ती है। और ये जो आपके स्टोन्स होते हैं ये होते हैं बेसिकली वेज शेप के। यानी वेज शेप क्या है कि वन साइड इज स्मॉलर एंड द वन साइड इज लॉन्गर, ठीक है। तो ये वाली साइड लॉन्गर होगी, ये शॉर्ट होगी, कोई सी भी हो सकती है। तो ये देखिए, तो इस वेज शेप को हम लोग कहते हैं वूजर।
यानी कि वूजर क्या है, वूजर इज अ वैज शेप स्टोन। तो ये सभी आपके वूजर्स हैं। अब जो आपका फर्स्ट वूजर होता है, दिस इज नोन एज स्प्रिंजर। क्लियर? ओके, तो जो स्प्रिंजर है आपका, ये आपका लोड ट्रांसफर करेगा इस अबटमेंट पर। तो गाइज अगर हम बात करें कि इसका यूज कहाँ पे किया गया, तो इसका यूज एक्वेडक्ट्स में किया गया, ब्रिजेस में आपको देखने को मिलता है, और बिल्डिंग्स में। अब कौन सा एक्वेडक्ट में यूज किया गया है रोमन आर्चेस का, दिस इज पॉन्डुगार। पॉन्डुगार में आपका यूज किया गया है रोमन आर्चेस। पॉन एमिलियस, पॉन्स एमिलियस में आपका ब्रिज बनाने में यूज किया गया। एंड नेक्स्ट कोलोजियम, कोलोजियम को बनाने में भी आपका रोमन आर्चेस यूज की गई है। तो भाई अब हम बात करेंगे रोमन वॉल्स के बारे में, ठीक है। अब रोमन वॉल्स क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम समझेंगे कि ये वॉल्स क्या है। काफी लोगों को ये कंफ्यूजन रहती है और वो मुझसे क्लास में भी यही पूछते हैं कि सर आर्च क्या है, सर वॉल्ट क्या है, सर दोनों में डिफरेंस क्या है, समझ कैसे सकते हैं हम दोनों को। तो देखिए सबसे पहले तो बात आप ये समझिए कि वॉल्ट बेसिकली क्या है। अगर आपके घर की छत, यानी अगर आपका टेरेस क्या है, अगर आपके घर का जो छत है, वो जो टेरेस है, अगर वो एक आर्च शेप में है, जैसे मान लीजिए सर्कुलर है या आर्च शेप में, बेसिकली सीरीज ऑफ आर्चेस, दैट इज योर वॉल्ट। क्लियर? तो अगर आप किसी वॉल्ट को देखते हो जो एक टनल के जैसा है, अब जैसे मैं अगर बात करूं फर्स्ट वॉल्ट की, जो सबसे सिंपल होती है, तो उसका नाम होता है आपका बैरल वॉल्ट, ठीक है। अब ये बैरल वॉल्ट क्या है, तो वॉल्ट तो आप समझ गए कि जब आपके घर की छत यानी बेसिकली जो सीलिंग है वो आपकी आर्च शेप की होगी, ठीक है। तो दैट इज योर वॉल्ट। जैसे मैंने जहां पे आपको ये हाईलाइट किया है, दिस इज योर वॉल्ट। अब बैरल वॉल्ट क्या है कि जब आपका शेप एकदम प्रॉपर सेमी सर्कुलर होगा, इट इज अ केव लाइक स्ट्रक्चर, कि आप इसके अंदर जा रहे हो, आप एक टनल के अंदर जा रहे हो और आप ऐसा लगेगा कि आप एक टनल के अंदर हो, ठीक है। जब प्रॉपर वो टनल एक सर्कल बनाएगी, सेमी सर्कल, सो दिस इज योर बैरल वॉल्ट। तो वॉल्ट्स आपका क्या है, बेसिकली कर्व सीलिंग्स या फिर रूफ कह सकते हो। तो चलिए अब हम टाइप्स को देख लेते हैं। तो फर्स्ट इज योर बैरल वॉल्ट्स। अब बैरल वॉल्ट्स आपका क्या है, तो बैरल वॉल्ट सबसे सिंपलेस्ट वॉल्ट है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जब आपका एक टनल लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, दिस इज योर बैरल वॉल्ट। क्लियर? नेक्स्ट वी हैव ग्रोइन वॉल्ट। अब ये ग्रोइन वॉल्ट क्या है, देखिए अब ग्रोइन वॉल्ट आपका क्या है, जब दो बैरल वॉल्ट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं 90 डिग्री पे, तब आपका बनता है बैरल वॉल्ट। क्लियर? तो देखिए एक आपका बैरल वॉल्ट ऐसे जा रहा है, दूसरा आपका इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है 90 डिग्री पर, तो दिस इज योर ग्रोइन वॉल्ट। क्लियर? अब बैरल वॉल्ट आपको समझ में आ गया, ग्रोइन वॉल्ट आपको समझ में आ गया कि ये आपका इंटरसेक्शन है टू बैरल वॉल्ट्स का। नाउ द थर्ड वी हैव द रिब्ड वॉल्ट। अब ये रिब्ड वॉल्ट बेसिकली क्या होता है, देखिए रिब्ड वॉल्ट में आपको देखने को मिलते हैं रिब्स। अब ये रिब्स क्या होते हैं, तो देखिए ये है आपका रिब वॉल्ट। तो बेसिकली इसके अंदर रिब्स होते हैं जो उसको सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। जैसे एक रिब्स आपको यहाँ दिया जाएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, इस तरीके से। क्लियर? सो दिस इज योर रिब वॉल्ट, जिसमें सपोर्ट के लिए रिब्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वी हैव फैन वॉल्ट, जिसको गॉथिक वॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। अब ये देखिए, अगर मैं आपको सिंपली कहूँ तो इसमें क्वेश्चन जो आपके जनरली आते हैं वो आइडेंटिफिकेशन बेस्ड आते हैं, जिसमें आपको पहचानना होता है कि किस वॉल्ट का क्या नाम है। तो देखिए अगर फैन वॉल्ट को आप याद रखना चाहते हो तो आप सिंपल सा याद रखिए कि फैन को लगाने के लिए इट्स जस्ट अ ट्रिक, ठीक है। सीरियस नहीं होंगे इस बात पे, बस एक ट्रिक के तौर पे इसको याद रखेंगे कि आपको बीच में एक फ्लैट स्पेस मिलेगी फैन लगाने के लिए। सो दिस इज योर फैन वॉल्ट। अब देखिए अगर हम रिब वॉल्ट की बात करें तो वो आपको रिब्स देखने को मिल जाते हैं इसमें। क्लियर? और ये बेसिकली आपका पॉइंटेड आर्च शेप बनाती है। नेक्स्ट वी हैव सिगमेंटल वॉल्ट। अब देखिए सिगमेंटल क्या है, बेसिकली जब आपका कोई भी आर्च लेस देन 180 डिग्री बनाएगी, यानी कि मान लीजिए ये मेरा एक, अगर मैं एक आर्च बना रहा हूं तो ये क्या है 180 डिग्री बन गया आपका। क्लियर? 180 डिग्री हो गया। अगर मैं पूरा एक सर्कल बनाता तो वो 360 होता। क्लियर?
तो बेसिकली ये आर्च क्या है, हाफ, यानी कि 180 डिग्री। तो जब मेरा कभी भी एक सेगमेंट लेस देन 180 होगा तो दैट इज योर सेगमेंटल आर्च। अब जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्च बनाया बट वो आर्च ऐसे है, बस इतना, इट इज नॉट मेकिंग कंप्लीटली 180, ठीक है, देन इट इज कॉल्ड योर सेगमेंटल वॉल्ट, ठीक है। आर्च होगा तो आर्च बोलेंगे आप। आर्च बेसिकली क्या है कि आपके दो साइड्स होंगे, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, बट पूरा आपको सेगमेंट नहीं बनेगा, 180 नहीं बनेगा, लेस देन 180 रहेगा, ठीक है। तो दिस इज योर सेगमेंटल वॉल्ट। नेक्स्ट वी हैव एन्युलर वॉल्ट। अब एन्युलर वॉल्ट क्या है, बेसिकली जब आपका शेप एक रिंग शेप होगा, बेसिकली ऐसा, ठीक है, सर्कुलर कह सकते हैं आप या रिंग शेप आप इसको बोल सकते हैं। सो दिस इज योर एन्युलर वॉल्ट। अब देखिए बैरल वॉल्ट्स को थोड़ा और डिटेल में हम समझ लेते हैं, ठीक है। बैरल वॉल्ट्स क्या है, काफी सिंपल आपको देखने को मिलती हैं, आर्च शेप की रूफ्स होती हैं और बहुत ही सिंपल होती हैं और टनल लाइक स्ट्रक्चर है, ये आप हमेशा याद रखोगे। ये क्या है, दिस इज अ टनल लाइक स्ट्रक्चर। आपको ऐसा लगेगा आप एक टनल के अंदर चले गए हैं, क्लियर। अब रोमन बाथ्स में इसका यूज किया गया, बेसिलिकाज में इसको यूज किया गया, क्लियर, और टनल्स बनाने में भी। अगर हम बात करें दो ऐसी बिल्डिंग्स की जहां पर हमने बैरल वॉल्ट्स को देखा है या बैरल वॉल्ट्स का यूज हुआ है रोमन आर्किटेक्चर में, तो फर्स्ट है आपकी कॉन्स्टेंटाइन रोम, क्लियर, एंड सेकेंड इज मैक्सेंटियस, जिसको आप मैक्सेंशियस भी पढ़ सकते हैं और मैक्सेंटियस भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर में इसका यूज हुआ है। सो दिस इज योर बैरल वॉल्ट, ठीक है, टनल लाइक स्ट्रक्चर है, बहुत ही सिंपल होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ग्रोइन वॉल्ट्स, ठीक है। ग्रोइन वॉल्ट्स में हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो बैरल वॉल्ट्स होंगी, 2 बैरल वॉल्ट्स होगा और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती हैं। तो गाइज बहुत ही सिंपल है, जब दो बैरल वॉल्ट्स, जैसे ये आपका सिंपल बैरल वॉल्ट है एक और ये आपका दूसरा हो गया, क्लियर, एक बैरल वॉल्ट आपकी ये हो गई, दूसरी बैरल वॉल्ट आपकी हो गई। जब ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तब हमारी बनती है ग्रोइन वॉल्ट, क्लियर। बहुत ही सिंपल है, बस आपको 90 डिग्री याद रखना है और दोनों ही सर्कुलर शेप में आपको देखने को मिलती है। दिस इज योर ग्रोइन वॉल्ट। रोमन एक्वेडक्ट्स क्यों बनाए गए, क्योंकि इसलिए बनाए गए क्योंकि एक लोकेशन पर था उनका वाटर बॉडी, ठीक है। अब मान लीजिए कि इस लोकेशन पर उनका क्या है, वाटर बॉडी, क्लियर, इस लोकेशन में। अब नेक्स्ट इस लोकेशन पर क्या था उनका सेटलमेंट, मैं ऐसे डिनोट कर रहा हूं, उसको आप समझ जाइएगा। अब वाटर बॉडी से सेटलमेंट का जो डिस्टेंस था वो काफी ज्यादा था, पानी को बार बार ट्रांसपोर्ट करना, ले जाना बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक सिस्टम बनाया, वाटर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में कहोगे तो आपको एक ब्रिज दिखेगा एंड दिस इज कॉल्ड एक्वेडक्ट्स। तो ये जो स्ट्रक्चर है जिससे उन्होंने वाटर को ट्रांसपोर्ट किया, दिस इज कॉल्ड रोमन एक्वेडक्ट्स, क्लियर। तो पर्पस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्रेश वाटर, क्लियर। पानी पीने के लिए नहीं था, नहाने के लिए नहीं था, बहुत मुश्किलों का सामना करते थे, तो इसके लिए एक्वेडक्ट्स बनाए। तो बोलते हैं ना, जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, दैट नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। नेक्स्ट फीचर्स की बात करें तो काफी लोग पूछते हैं कि सर पानी कैसे आता था, कोई पंप तो यूज करते नहीं मोटर, तो द सिस्टम वाज ग्रेविटी ड्रिवन, ठीक है। तो ग्रेविटी की वजह से यानी कि जनरली कोई थोड़ा सा स्लोप प्रोवाइड करा दिया, क्लियर। देन मटेरियल यूज किए, जैसे आपका ब्रेक, स्टोन, ओपस सीमेंटिशियम। अब देखिए गाइस, रोमन आर्किटेक्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर था उनकी वॉल्स, क्योंकि काफी सारे स्ट्रक्चर्स उन्होंने ऐसे बनाए जो बहुत ही ज्यादा मजबूत है और आज भी खड़े हुए हैं, क्लियर। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स को बनाना जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग है और आज भी बिल्कुल इंटैक्ट हैं, तो उनके फीचर्स को हमें समझना पड़ेगा कि क्या क्या मटेरियल्स इन्होंने यूज किए, ठीक है। तो रोमन वॉल्स के बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ से तो चीजें इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ ही आपकी नॉलेज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। तो देखिए द फर्स्ट इज ओपस क्वाड्रेटम, ठीक है। अब ओपस क्वाड्रेटम बेसिकली क्या होता है कि इसमें आप कोई भी मोटार यूज नहीं करते हो, तो ओपस क्वाड्रेटम इज मोटारलेस, क्लियर। अब मोटार यूज नहीं कर रहे हो तो बिना मोटार के वॉल कैसे बनेगी, तो देखिए सबसे पहले आप यूज करोगे
रेक्टेंगुलर स्टोन ब्लॉक्स। अब ये जो स्टोन्स होंगे ये साइज में काफी बड़े होते हैं, तो अपने साइज की वजह से और अपने वेट की वजह से ये कहीं पे भी मूव नहीं करते हैं। ओके, सो दिस इज योर ओपस क्वाड्रेटम। नाउ नेक्स्ट वी हैव ओपस सीमेंटिशियम। ठीक है, अब ओपस सीमेंटिशियम आपका क्या है, तो देखिए दिस इज योर ओपस सीमेंटिशियम। अब अगर आप इस फिगर को देख रहे हो तो आप देखोगे कि एक कोर है आपकी, करेक्ट। तो ये जो आपका पार्ट है जो अंदर है, ये वाला पार्ट, दिस इज द कोर। क्लियर। अब मैंने इसको हाईलाइट क्यों किया है, ठीक है, तो मैंने इसको हाईलाइट इसलिए किया है क्योंकि इसमें है आपका रबल स्टोन्स। रबल स्टोन क्या है, आर फॉर रबल एंड आर फॉर रफ स्टोन्स। अब ये रफ स्टोन्स क्या है, यानी जो साइज में प्रॉपर नहीं होंगे, शेप थोड़ा सा उनका इरेगुलर हो सकता है। क्लियर। तो ये सारे आप यूज करते हैं कोर में। तो ओपस सीमेंटिशियम में आपका क्या होता है कि जो भी आपकी वॉल की कोर होगी उसके अंदर जितने भी आपके रफ स्टोन्स हैं आप वो यूज करोगे। क्लियर। नेक्स्ट वी हैव ओपस इंसर्टम। अब ओपस इंसर्टम क्या है कि आप इसमें यूज करते हो इरेगुलर स्टोन्स। क्लियर, यानी कि दिस इज योर ओपस इंसर्टम। नेक्स्ट वी हैव ओपस रेटिकुलेटम। ठीक है, अब ओपस रेटिकुलेटम क्या है, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको जो भी स्टोन्स देखने को मिलेंगे तो वो डायमंड शेप के होते हैं। क्लियर, तो शेप क्या होगा आपका, डायमंड शेप होगा, आपको ऑलरेडी दिख रहा होगा। सो दिस इज योर ओपस रेटिकुलेटम। क्लियर, डायमंड शेप के स्टोन्स आप यूज करते हो ओपस रेटिकुलेटम में, इरेगुलर स्टोन्स यूज करोगे आप ओपस इंसर्टम में, और रबल स्टोन्स आप यूज करोगे कोर में लेकिन ओपस सीमेंटिशियम में, एंड ओपस क्वाड्रेटम जिसमें आप कोई भी मोटार यूज नहीं करते। तो गाइस अब हम बात करेंगे एक ऐसा स्ट्रक्चर जो इसने पूरे रोमन आर्किटेक्चर की बिल्डिंग्स से ज्यादा पॉपुलैरिटी पाई, जो लगभग 80,000 स्पेक्टेटर्स को अकोमोडेट कर सकता है। सो दैट इज योर कोलोसियम। ठीक है, एंड कोलोसियम की फोटो आपने काफी बार ऑलरेडी देखी होगी, लेकिन उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि ये स्ट्रक्चर कैसे बना और कौन कौन से इसके फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके कुछ की फीचर्स की। ठीक है, तो देखिए शेप अगर आपका देखोगे तो शेप इज इलिप्टिकल। ठीक है, सर्कुलर शेप नहीं है, इलिप्टिकल इसका शेप है। डायमेंशन है इसकी 189 मीटर बाई 156 मीटर बाई 50 मीटर्स। क्लियर, 50,000 से 80,000 स्पेक्टेटर्स को अकोमोडेट कर सकता है। मटेरियल ट्रैवर्टीन यूज किया गया है, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, ट्रैवर्टीन जो कि बेसिकली सेडिमेंटरी रॉक है। तो ट्रैवर्टीन क्या है आपका, सेडिमेंटरी रॉक। कंक्रीट, मार्बल यूज किया गया है। नेक्स्ट एलिमेंट्स, आर्चेस जो कि आप ऑलरेडी देखते हो, आर्चेस हैव बीन यूज्ड। ठीक है, अरेना, अरेना इज द कवर्ड अंडरग्राउंड हाइपोजियम। क्लियर। अब देखिए अब ये अरेना क्या है बेसिकली, तो अरेना आपका है जहां पर आपका परफॉर्मेंस होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप एक क्रिकेट देखने गए तो यहाँ पे आपकी ऑडियंस बैठेगी, ठीक है, और ये वो पार्ट होगा जहां पर आपका क्रिकेट होगा। क्लियर, तो ऐसे ही दिस इज द अरेना। अब रोमन्स क्या करते थे कि इस अरेना को सैंड से कवर करते थे, क्योंकि कभी कभी जब फाइट होती थी तो फाइट में जानवरों की भी चोट लगती थी, इंसानों की भी फाइट होती थी। ठीक है, तो उस दौरान जो ब्लड निकलता था उसको सोक करने के लिए ये यूज किया जाता था। क्लियर, सिटिंग के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुके, 80,000 की सिटिंग थी। एंट्रेंस के लिए 80 गेट्स बनाए गए थे। क्लियर, सो दिस इज ऑल अबाउट कोलोसियम इन रोम। पैंथियन, अब देखिए पैंथियन के बारे में बात करें तो पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है। ग्रीक आर्किटेक्चर में एक बिल्डिंग है जिसका नाम है पार्थिनन। ठीक है, और रोमन आर्किटेक्चर में जो बिल्डिंग है उसका नाम है पैंथियन। तो ये आपको याद रखना है। क्लियर, अब देखिए अब ये जो पैंथियन है इसमें आपको डोम देखने को मिलता है, दिस इज द रोमन डोम। क्लियर, oculus, the central opening at the apex, and this is your what? This is your pantheon. Clear? तो ये इसका फ्रंट पिक्चर है। तो एग्जाम में काफी बार फेमस बिल्डिंग्स में से भी क्वेश्चन आ जाता है कि आइडेंटिफाई द बिल्डिंग। तो याद रखेंगे कि पैंथियन में क्या है आपका, पैंथियन में पीछे आपका डोम आपको देखने को मिलता है। क्लियर, सो दिस इज द
डोम, और ऑक्यूलस भी आपको देखने को मिलता है। अब चलिए कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो रोतुंडा है, यानी कि सर्कुलर, 43.3 मीटर कंक्रीट का डोम बना हुआ है। नेक्स्ट मटेरियल्स की बात करें, कंक्रीट यूज किया गया है, मार्बल यूज किया गया है, एंड एलिमेंट्स डोम बना है जिसमें आपको ऑक्यूलस भी दिया गया है सेंटर में। इंटीरियर काफी ओपन है, एंड पोर्टिको 16 ग्रेनाइट कॉलम्स है। ठीक है, तो फ्रंट में क्या है आपके 16 ग्रेनाइट कॉलम्स यूज किए गए हैं पोर्टिको में। क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द रोमन आर्किटेक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडेज एपिसोड गाइज। आई होप कि आपको आज की ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आप सबने रोमन आर्किटेक्चर के बारे में बहुत कुछ नया सीखा होगा। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि अगर आप नाटा एंड JBA के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो और आप ये सोचते हो कि केवल वीडियो देखने से आपका अच्छा स्कोर आ जाएगा, आपकी अच्छी रैंक आ जाएगी, तो गाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है। गाइज नाटा एंड JBA को क्वालिफाई करना तो आसान है, ऐसा हम बोल सकते हैं कि वीडियोस के थ्रू आप क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि आपको तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक कि आपको एक टॉप कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता है। गाइज आर्किटेक्चर कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए बहुत ही ज्यादा कंपटीशन है, बट आप एक टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको एक अच्छी प्रिपरेशन करनी होगी जो काफी स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए। तो गाइज अगर आप नाटा एंड JBA की प्रिपरेशन करना चाहते हो फुली स्ट्रक्चर्ड और प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप SSAC ज्वाइन कर सकते हो। गाइज SSAC एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यानी कि आप घर बैठे इंडिया के किसी भी कोने से अपनी तैयारी कर सकते हो। और गाइज हमारी जो टाइमिंग है दैट इज 8 PM to 10 PM, यानी कि आप अपने कॉलेज के साथ साथ अपनी तैयारी कर सकते हो। चाहे आप 11th में हो या फिर 12th, आप किसी भी क्लास से आप ये तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। गाइज SSAC केवल प्रेपरेशन ही नहीं कराता बल्कि आपको टॉपर भी बनाता है। गाइज क्योंकि हमारा सक्सेस रेशियो 1 out of 3 है, यानी कि हर 3 में से हमारा एक स्टूडेंट टॉपर है। तो गाइज अगर आप ये जानना चाहते हो कि वो टॉपर कैसे बनते हैं, कैसे वो टॉपर बने, उन्होंने कैसे तैयारी की है, तो गाइज उसके लिए आप SSAC की वेबसाइट पर जा सकते हो, हमारे YouTube चैनल पर जा सकते हो और उन सारे टॉपर्स के जिन्होंने इस साल टॉप किया है उनके इंटरव्यूज पढ़ सकते हो और उनके गूगल रिव्यूज भी चेक कर सकते हो। लेकिन गाइज फिर भी अगर आपको ये डाउट है कि हम अपने क्लासेस में कैसे पढ़ाते हैं, हमारी मेथोडोलॉजी क्या है, तो उसके लिए आप हमारी डेमो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो। गाइज हमारी डेमो क्लासेस बिल्कुल भी फ्री है, हम कोई भी इनके लिए चार्ज नहीं लेते हैं। तो गाइज अगर आप अपने लिए डेमो क्लासेस बुक करना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप कर सकते हो। इसके साथ ही हमने डिस्क्रिप्शन में अपना एक लिंक भी दिया हुआ है जिस पर क्लिक करके आप डायरेक्टली अपने लिए फ्री डेमो क्लास बुक कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।